मैं हाँ सुखविंदर सिंह केंद्रीय आलू खोज केंद्र बादशाहपुर जलंधर तो जो कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला का एक स्टेशन हैगा। बड़े जोरां ते आलू की बिजाई का काम चल रहा। अपने पंजाब दे विच खास तौर पर दुआबा जिहड़ा एरिया हैगा उहदे विच आपां आलू के बीज का काम करते हैं तो जिहड़ा बाकी सारे हिस्से हैगे उत्थे या तो कच्ची पटाई वाला काम ते जां फिर अपना राशन का काम हुंदा। चाहे वो राशन का काम होवे चाहे वो बीज का काम होवे, सब जगह जिहड़ी अच्छी क्वालिटी दे वधिया क्वालिटी ते बीज की सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ है। जेकर तुसीं राशन का काम करते हो तां भी तुहानू सर्टिफाइड बीज जां फिर G4 G5 लैवल का कोई बीज अच्छा होवे तां ही तुसीं आलू का जिहड़ा राशन है वो पूरी पैदावार लै सकते हो। अगर तुहाडा काम बीज का है जिवें कि कपूरथला ते जलंधर जिले दे विच मेनली बीज का काम है, बाकी दूसरे जिले भी हैगे जिवें मालवा रीजन दे विच भी बीज का काम किया जाता पर उत्थे काफ़ी घट आ। जेकर तुसीं आलू के बीज का काम करते हो तो तुहानू या तो F1 F2 खरीदना पऊगा तो जां फिर तुहानू G2 G3 जां फिर मिनी ट्यूबर तो तुहानू कहानी शुरू करनी पऊगी। सो दोस्तों तुसीं पूरा बीज की क्वालिटी का ख्याल रखना हैगा। देखो तुसीं बिजाई भी करनी, खादां भी पाउणियां, टाइम भी देना, बहुत मेहनतां करनियां हैगियां, पर जे तुहाडा बीज माड़ा हो गया मान लो तो सारा अपनी कीती मेहनत बेकार चली जाती है तो साडी जेब दे विच उन्ने पैसे नहीं पैंदे जिन्ने पैने चाहिए हैगे। ते बाकी क्योंकि पंजाब दे विचों ਵੱਖ-ਵੱਖ सूबियां जिवें बंगाल, गुजरात, करनाटका, यूपी, बिहार, उड़ीसा, ये कह लो कि कोई ऐसा सूबा नहीं जिथे आलू हुंदा होवे ते पंजाब दे विचों बीज ना जांदा होवे। तो तुहाडा बीज दूर दूर तक जाना आ तो उस बीज की क्वालिटी ने ही तुहाडा नाम बचा के रखना आ तो वो बीज की क्वालिटी तां ही बनूगी जे तुहाडा अपना बीज चंगा होगा। तो मेरी बेनती ये हैगी है कि चंगा बीज बीजो, चाहे तुसी बीज की खेती करते हो तो चंगा बीज बीजो, चाहे तुसी राशन की खेती करते हो तो चंगा ही बीज बीजो जे तुसी कच्ची पटाई का काम करते हो। मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश नारे, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जालंधर से, और आज हम बात करेंगे यहाँ आलू की बिजाई के बारे में। तो किसान भाइयों, समय आ गया है आलू की बिजाई का, और आलू की बिजाई से पहले मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि आलू की बिजाई का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो है खेत की तैयारी। तो खेत की तैयारी में अगर आपको आलू की बिजाई करना है तो आपकी खेत की तैयारी बहुत अच्छे तरह से होना चाहिए, क्योंकि जो आलू है वो ज़मीन के नीचे लगने वाली फसल है, इसलिए हम इसकी गहरी जुताई करना पड़ता है हमें। और साथ में जो मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए इसमें, क्योंकि आलू जो है वो ज़मीन के अंदर बनेगी, उसको पर्याप्त मिट्टी की मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में ही अगर भुरभुरी मिट्टी होगी तो उसको जो पोषक तत्व है वो भी बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। हवा का आदान प्रदान भी काफ़ी अच्छी तरह से होता है। इसलिए सबसे पहले हम खेत की तैयारी करते हैं। इसमें हम जो भी आपके पास जो इम्प्लीमेंट है, जो मशीनरी है, उसका इस्तेमाल करके आप बढ़िया से खेत को तैयार कीजिए। खेत की तैयारी करने के बाद में जो आलू लगाने की विधि है वो दो तरह से आप लगा सकते हैं। जो एक विधि तो ये है कि आप जो है मशीन के द्वारा लगा सकते हैं, और दूसरा जो मैनुअल मेथड है, मैनुअल मेथड मीन्स जो हाथों से लगाया जाता है, जैसे जो एरिया है आपका पश्चिम बंगाल का हो गया, या फिर बिहार हो गया, या फिर नॉर्थ ईस्ट का कुछ हमारा हिली रीजन है हिमालय का, वहाँ पर भी आलू लगाई जाती है, वहाँ हाथों से लगाई जाती है। तो हाथों से, और उसके साथ में कुछ टूल होते हैं जैसे फावड़ा हो गया या दूसरे जो लोकल टूल्स होते हैं उसके द्वारा लगाई जाती है। जो दूसरी मेथड की बात करेंगे हम मशीनरी की, तो मशीनरी में भी अलग अलग टाइप की बिजाई होती है। मशीनरी में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जिसको हम कहते हैं मार्का सिस्टम। बहुत ही साधारण सिस्टम है और बहुत कम मशीनरी की इसमें ज़रूरत पड़ती है। मार्का सिस्टम में हम करते क्या है, ये एक सेमी मैकेनाइज्ड मेथड है आलू की, जिसमें मशीन का भी उपयोग किया जाता है और साथ में आपका जो लेबर है उसका भी उपयोग किया जाता है इसमें। अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में लेबर हैं तो आप बिना प्लांटर के भी इसकी बिजाई की जा सकती है। वो कैसे की जा सकती है? सबसे पहले हमारा खेत तैयार है, और खेत में तैयारी के बाद में हम इसमें क्या करते हैं, इसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं, खाद डालते हैं। तो खाद डालने के लिए जो CPRI की सिफारिशें हैं उसके हिसाब से आप खाद डाल दीजिए। यूरिया आपको बिजाई से 1 या 2 दिन पहले डालना है, और जो दूसरी है खादें हमारी जिसको हम बोलते हैं DAP या MOP,
जो म्यूरेट ऑफ पोटाश एंड फास्फोरस, तो उसका जो है उसको हम जिस दिन प्लांटिंग करना है उसी दिन डालते हैं या उससे एक दिन पहले डालते हैं। ठीक है जी। तो वो अब हमारा खेत तैयार हो गया है। खेत तैयारी के बाद में हम एक जो इम्प्लीमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मार्का। मार्का का मतलब है मार्कर कम फर्टिलाइज़र एप्लीकेटर। इसके दो फंक्शन होते हैं। पहला तो ये हो गया कि ये जो है खेत में जो है लाइन खींचते रहता है। लाइन खींचना मीन्स मार्किंग करता है। मार्किंग के साथ साथ ये खाद भी डालता है। जो DAP और MOP का डोज है ये फील्ड में ये साथ साथ में डालते रहता है। अब क्या हुआ, इसने लाइन खींच दी, इसने मार्किंग कर दी। जहाँ जहाँ मार्किंग की हुई है हम लेबर की सहायता से, लेबर की मदद से हम जो है आलू उसमें मैनुअली डाल देते हैं। ठीक है, मैनुअली आलू रख देते हैं। वो अंदाजे से वो करीब 7 से 8 इंच की दूरी पे उसको डाल देते हैं, आलू का प्लेसमेंट कर देते हैं। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि दिन भर ये काम हो गया हमारा, शाम को जब मौसम ठंडा हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, ये आलू को फिर से एक रिजर होती है मशीन, तो उस रिजर से हम इसको कवर कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पर हमारी प्लांटिंग जो है वो कंप्लीट हो जाती है। ये कहते हैं सेमी मैकेनाइज्ड मेथड। अच्छा, इसमें ख़ास ध्यान इस बात का रखना है कि जब आप आलू को कवर करते हैं वो भरी दोपहर में ना करें, क्योंकि भरी दोपहर में क्या होता है कि आलू का जो आलू और उसके आसपास की मिट्टी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। अगर वो गरम मिट्टी को ही हम कवर कर देंगे तो अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ा रहेगा, जिसमें आलू के गलने का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप शाम को या सुबह सुबह इसको कवर करें। ठीक है, बड़ी आसानी से आप जो है कम ट्रैक्टर की मदद से इस मेथड से आप प्लांटिंग कर सकते हैं। मैं हूँ डॉक्टर सुगनी, सीनियर साइंटिस्ट हूँ यहाँ केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जालंधर में। जैसा कि आपको पता है CPRI में हम यहाँ ब्रीडर सीड बनाते हैं। तो जो भी मैं बातें करूँगी वो बीज की फसल के लिए होगी, ना कि खाने वाले फसल के लिए। तो बीज की फसल अगर आपने लगानी है तो बीज में जैसे चाहे आप मिनी ट्यूबर लगा रहे हो, जो कि हाईटेक सीड में आपको पता ही है सबको ही कि मिनी ट्यूबर जो है एरोपोनिक्स से जो प्रोड्यूस होता है हाईटेक, चाहे उससे बना रहे हो, चाहे आप G1 G2 G3 वगैरह लगा रहे हो या कोई भी सर्टिफाइड सीड लगा रहे हो, जो भी मैं बात करूँगी वो सीड के एंगल से बात करूँगी। तो अगर बीज की फसल की बात करें तो सबसे पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो उसमें है सबसे पहले जो आपका बीज है वो अच्छे से उसमें पुंगराव होना चाहिए, स्प्राउट होना चाहिए। और स्प्राउट होने के बाद हम उसमें एक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, जो कि हमारी जो सफ़ेद मक्खी है उससे होने वाले जो वायरस है उससे उनकी जो समस्या है उसको रोकने के लिए हम इमिडाक्लोरोफिड का स्प्रे करते हैं बीज के ऊपर। उसके अलावा जो बात करें हम तो बीज की फसल है जहाँ पे भी लगाना है वहाँ हमारा खेत अच्छे से तैयारी होनी चाहिए, उसमें खेत अच्छे से तैयार होना चाहिए और उसमें अच्छी मॉइस्चर होनी चाहिए, अच्छी नमी होनी चाहिए। तो अगर बारिश हो गई है तब तो ठीक है, अगर बारिश नहीं हुई है बिजाई से पहले तो हमें वहाँ पे जो प्री सोइंग इरिगेशन जिसको रोनी बोलते हैं या पलेवा बोलते हैं वो हमें करके मिट्टी को अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद जो आपका बीज है वो बिजाई के कम से कम आप 10 दिन पहले कोल्ड स्टोर से निकाल के रखें ताकि उसमें अच्छा सा पुंगराव हो जाए। ये सब चीज़ें मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बीज की फसल के लिए है कि सीड ट्रीटमेंट हमारा सबसे ज़रूरी है, वो इमिडाक्लोपिड होगा 17.8 वाला जो है वो 4 ml 10 लीटर में घोल के हम उसमें सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद बिजाई करते हैं। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपकी जो मिट्टी है उसकी जांच नहीं हो रखी है तो आप उसकी जांच करवा सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो मिट्टी में किन तत्वों की कमी है और वो कौन से खाद आपने डालने हैं। तो आप मिट्टी की जांच ज़रूर करवाइए, एटलीस्ट 3 साल में एक बार मिट्टी की जांच ज़रूर अपने खेतों की करवा सकते हैं आप। तो जो बीज की फसल है उसमें खाद की बात करें तो हम 3 मेन खाद है जो हम यहाँ डालते हैं, उसमें है यूरिया, DAP एंड MOP मतलब म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि जो मेन तत्व है वो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास है। तो जो यूरिया है जो हम पर एकड़ के हिसाब से 51 किलो मतलब एक बैग है वो पर एकड़ के हिसाब से यूरिया डालते हैं, जो बिजाई से 2 दिन पहले हम डालते हैं। 2 दिन पहले क्यों डालते हैं, क्योंकि जो यूरिया है वो अगर हम बिजाई के साथ डालेंगे तो आपका जो
जो स्प्राउट है, जो ट्यूबर के जो पुंगराया हुआ जो पार्ट है उसको वो डैमेज कर देगा। तो हम यूरिया 2 दिन पहले डालते हैं। डीएपी और एमओपी है वो हम बिजाई के साथ डालते हैं। तो डीएपी जो है हमारी सीपीआरआई की रिकमेंडेशन है जो बीज की फसल के लिए वो 70 किलो पर एकड़ की है, और जो म्यूरेट ऑफ पोटास है एमओपी है वो 80 किलो पर एकड़ के हिसाब से हम डालते हैं यहाँ पे। और मैं किसान भाइयों से ये रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि जब भी आप खाद बढ़ाते हैं तो अकेली डीएपी ना बढ़ा के, जैसे डीएपी आप 4 कट्टे 5 कट्टे डालते हैं तो सिर्फ एक खाद ना बढ़ा के सारी खादों को एक रेशियो में थोड़ा बढ़ाएं अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ही इतना जो मात्रा है वो बीज की फसल के लिए पर्याप्त होती है। ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਦਾ ਅੱਧ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਗਾਹਾਂ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੰਡ ਵੀ ਵਧਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਝੁਲਸ ਰੋਗ ਜਿਹਨੂੰ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇ ਫਿਰ 15 ਕੁ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਿੱਟੀ ਮੱਖੀ ਤੇਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੇਟ ਬਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਝੁਲਸਾ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਗਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਲੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੀਜ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭਾਅ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਜੇ ਭਾਅ ਮਿਲੂਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਆਲੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਆਲੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈਗੀ, ਖੇਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਗਿਆਨ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਚਾਹੇ ਜਲੰਧਰ ਆਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਫਿਰ KVK ਆਓ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਓ। ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ, ਮੁਨਾਫਾ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਆਪਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜੇ ਆਲੂ ਦੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਮਾਤਰਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਰੋਪੋਨਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟਿਸ਼ੂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਪੌਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਿੰਨੀ ਟਿਊਬਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ G0 ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ G0 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ G0 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ G1 ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ, G2, G3, ਫਿਰ G4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜ ਜਾਂ F1 F2 ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਐਰੋਪੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬੀਜ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ G0 ਲਵੋ ਜਾਂ G1 ਜਾਂ G2 ਜਾਂ G3 G4 ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬੀਜ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਸ ਬੀਜ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ। ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਬੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਲੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਦੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਜੀ। इसके बाद जो आती है वो मशीनरी आती है जो प्लांटर के सहायता से हम करते हैं। प्लांटर की सहायता से इसमें भी दो टाइप के प्लांटर हैं। एक है सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर। सेमी ऑटोमेटिक प्लांटर में क्या होता है कि जो मशीन होती है प्लांटिंग मशीन, उसके पीछे साइड में 4 बंदे, अगर वो 4 रो की मशीन है तो 4 बंदे बैठे हुए रहते हैं जो क्या करते हैं, ये घूमती हुई चक्री में वो एक एक आलू डालते रहते हैं। ठीक है, बड़ा फास्ट डालते हैं वो, और ये चक्री घूमते हुए आलू को जो है वो वहीं पर मिट्टी में दबाती है और उसको कवर करके पूरी गोल या फिर पूरी रिज बना देती है। ठीक है, इस तरह से वो एक ही ऑपरेशन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। ये खाद भी डाल देगी, आपकी आलू की प्लांटिंग भी कर देगी। बाकी ये है सेमी ऑटोमेटिक मशीन जिसमें 4 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी आपको पीछे बिठाने के लिए, जो आलू का प्लेसमेंट करेंगे। आलू उस चक्री में एक एक आलू डालते जाएंगे। काफ़ी कम रेट में आपको ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। बहुत ही हल्की मशीन है और हल्की होने के साथ साथ इसमें आपके रिपेयर मेंटेनेंस भी बहुत कम है। बड़ी साधारण सी मशीन है और जो किसान भाई जिनका एरिया छोटा है, ट्रैक्टर के हॉर्स पावर कम है, वो ये मशीन बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा जो हिंदुस्तान का भाग है, जैसे हरियाणा हो गया, जो वेस्टर्न यूपी हो गया, या फिर यूपी का पूर्वी यूपी का पार्ट, बिहार, बंगाल, यहाँ पर ऐसे प्लांटर बहुत अच्छी तरह से इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में जो मैंने आपको ज़िक्र किया था कि जो ऑटोमेटिक प्लांटर की बात करें हम, तो ऑटोमेटिक प्लांटर में जो आता है सबसे ज़्यादा प्रचलित मशीन है वो है कप बेल्ट टाइप ऑटोमेटिक प्लांटर। तो ये जो ऑटोमेटिक प्लांटर है इसमें एक बेल्ट होता है जिसमें कप्स लगे हुए होते हैं और एक सीड बॉक्स होता है जिसमें हम आलू डाल के रख देते हैं। इसमें कोई बंदे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें लेबर की ज़रूरत इसमें आलू को डालने के लिए, आलू को भरने के लिए, उस बॉक्स में भरने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक ये तो हो गया आपका आलू की प्लांटिंग का सिस्टम। इसके साथ में इसमें एक छोटा सा बॉक्स और रहता है जिसे हम कहते हैं फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन के लिए। फर्टिलाइज़र का बॉक्स होता है, इसमें हम आलू की बिजाई भी करते हैं और साथ ही साथ जो फर्टिलाइज़र है, जो खादें हमें डालनी हैं, वो भी हम साथ में डाल देते हैं। तो हमने क्या किया इसमें सबसे पहले आलू भर दी, उसमें जो सीड बॉक्स है आलू के बॉक्स में, प्लस जो फर्टिलाइज़र खाद वाला बॉक्स है उसमें खाद डाल दिया। अब इसको खेत में हम चला देते हैं। ये जनरली अधिकतर ये जो है ये 2 रो का आता है। ठीक है, 2 रो का जो प्लांटर होता है उसमें बहुत ही आसानी से इसमें जो आलू की प्लांटिंग की जा सकती है। इसमें जो कप लगे हुए हैं ये एक एक करके आलू को नीचे से उठाते हैं बॉक्स से और जो है कतार में डालते रहते हैं। और पीछे जो इसका रिजर सिस्टम है ये क्या करता है, आलू को पूरा कवर करते जाता है और आगे बढ़ते जाता है। तो बाकी एक बात इसकी और अच्छी बात ये है कि इससे जो है आलू की प्लांटिंग बहुत फास्ट होती है, बड़ी रफ्तार से आप प्लांटिंग कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा या कुछ वेस्टर्न यूपी का पार्ट देखेंगे आप, वहाँ पर ये मशीन काफ़ी अच्छी तरह से लोग इसको, किसान भाई हमारे जो है वो इसका यूज़ कर रहे हैं। और इस तरह से हम आलू की प्लांटिंग जो है यहाँ कवर करते हैं। जो CPRI की सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट की सिफारिश क्या है उसकी बात कर लें हम। इसकी सिफारिश के अनुसार जो आलू है वो आपका 60 सेंटीमीटर कतार से कतार की दूरी होनी चाहिए और जो आलू से आलू की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर हम इंच में बात करें, क्योंकि हमारे किसान भाई जो हैं वो इंच में ज़्यादा आसान तरीके से समझते हैं इसको, तो जो कतार से कतार की दूरी वो 24 या फिर 26 इंच पे भी हो सकता है। 24 या 26 इंच कतार से कतार की दूरी, और आलू से आलू की दूरी 7 से 8 इंच पे रखते हैं हम। ठीक है, और इसकी बिजाई कर देते हैं। बहुत बढ़िया प्रोडक्शन देता है ये ज्योमेट्री।
अब इसकी गहराई बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हम आलू को बहुत ज़्यादा ना गहरा लगा सकते हैं। अगर गहरा लगाएंगे तो ये आलू निकलने में बड़ी दिक्कत करता है। फिर ना ही हम इसको बहुत ऊपर लगा सकते हैं। बहुत ऊपर लगा दिया तो आलू जो है वो जब बनता है, बाहर निकलता है, उसको पर्याप्त मिट्टी ही नहीं मिलती है, ठीक है, तो आलू बाहर आ जाता है और हरा पड़ जाता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें से हमने बचना है। जो आलू की गहराई की बात करें तो आलू जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है, इसके ऊपर जो मिट्टी है वो हम 4 से 6 इंच रखते हैं। अब जैसे आलू अगर आपका सीड साइज़ है, सीड साइज़ का मतलब जो है आपका मान लीजिए 30 से 70 ग्राम, 80 ग्राम, 90 ग्राम के करीब होगा, तो वो अगर सीड साइज़ का है तो इतनी गहराई, उसके ऊपर मिट्टी 4 इंच आनी चाहिए। अगर जो बड़ा आलू है, बोल्ड साइज़ का है आपका आलू, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत अच्छा सीड रहता है और हम उसी से बीज की खेती करते हैं, तो बड़ा आलू भी हम लगाना मजबूरी हो जाता है हमारी। तो उस केस में क्या करें, उसकी भी गहराई ऐसी रखें कि ऊपर मिट्टी 4 इंच के करीब आ जाए, ठीक है। उससे क्या होगा, जब इसके जो आलू बनेंगे, जो कंद बनेंगे नीचे, उसको पर्याप्त मात्रा में मिट्टी मिल जाती है। तो किसान भाइयों, अक्टूबर का महीना चला है और इसमें से कुछ किसान भाई हमारे पंजाब के ऐसे भी होंगे जो बीज आलू की खेती करते हैं। तो सभी से मेरा ये निवेदन है कि आप जो है अपने, अगर सीड की बिजाई है, आलू की खेती कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आपकी प्लांटिंग अपनी कंप्लीट करें। आप कोई भी विधि इसमें से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो जो बीज की फसल के लिए है वो सीड प्लॉट तकनीक है। सीड प्लॉट तकनीक में क्या होता है, कुछ नुस्खे हैं जो हम बीज की फसल के लिए लागू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले आता है कि आपके पास अच्छा बीज होना चाहिए। बीज पैदा करने के लिए जो आपका सोर्स सीड है वो अच्छा बीज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से बीज खरीदना है और कैसा बीज कौन सी खरीदना है। चाहे आप रिवायती सिस्टम वाले जो बीज खरीदो तो उसमें ब्रीडर सीड हो सकता है, फाउंडेशन हो सकता है, सर्टिफाइड हो सकता है। उसी तरह हाईटेक का सीड लेना चाहते हैं तो उसमें मिनी ट्यूबर हो सकता है जो G0 है हमारा। उसके बाद G1, G2, G3 इस टाइप की जनरेशन सीड है, वो भी आप खरीद सकते हैं। तो उसके बाद अच्छा बीज आ गया, उसके बाद आपको टाइम पे बिजाई करनी पड़ेगी। अगर बीज की फसल है तो पंजाब में जो बिजाई, आलू की बीज की जो फसल की बिजाई का टाइम है 15 से 20 अक्टूबर तक बिजाई करके, और जो 31 दिसंबर तक आपने पत्ते काटने हैं। तो ये बहुत सारी चीज़, बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात है इसमें। उसके बाद जो बीज की फसल है उसमें रोगिंग बहुत ज़रूरी होती है। रोगिंग का मतलब होता है कि वायरस वाले जो पौधे हैं उनको पहचान के आपने अपनी फसल से निकालना। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी जो बात है वो इसके लिए हो सकती है आपकी जो वायरस को कंट्रोल करने के लिए। तो वायरस जो फैलता है वो सफ़ेद मक्खी और जो तेला या चेपा जिसको बोलते हैं एफिड, उससे फैलता है। तो उन दोनों को, कीड़ों को उनको कंट्रोल करने के लिए हमें प्रॉपर टाइम पे रेगुलर स्प्रेज करने ज़रूरी है। इस तरह से हम बात करें तो बीज की जो फसल है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन जो मेन बात करें तो ये यही है कि आप अच्छा बीज हो, टाइम पे बिजाई हो, टाइम पे पत्ते काटे और बीच में रोगिंग करके और इंसेक्टिसाइड स्प्रे करके अपने खेत को बीमारियों से बचा के रखें, ताकि आप अच्छा बीज पैदा कर सके। और जो पंजाब है उस पे हमारा जो सारा देश बीज के लिए निर्भर है, तो पंजाब में अच्छा बीज पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਸੀਂ ਉਗਾਈਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਉਗਾਓ ਜਿਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਬੀਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਪੁਖਰਾਜ ਦੀ, ਜੋਤੀ ਦੀ, ਹਿਮਾਲਨੀ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਲੰਧਰ ਕਪੂਰਥਲੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਧਰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਖਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਖਿਆਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਝਾੜ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਇੱਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ
ਤੁਹਾਡੀ 90% ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ 5 ਤੋਂ 10% ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਲੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਏਰੀਆ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਕਿਹੜੀ ਉਗਾਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਖਾਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਧੱਕਾ ਵਾਧੂ DAP ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ DAP ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਜੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਪੋਟੇਟੋ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਪਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੱਲੀ DAP ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੱਲੀ ਯੂਰੀਆ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਾਓ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਜੀ।